हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 सीए जोन। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशंस अपनी कर रहे होंगे। और इस साल के सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं 2022 की सारे जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उन सब की। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। और इस सेशन में हमने बहुत सी चीज़ें चेंज करी हैं, जैसे कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन पेपर्स देखे, उस हिसाब से हमने जो है क्वेश्चंस जो है आपके तैयार किए हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि हाँ ऐसा पैटर्न क्यों हो गया, या आपको चीज़ें कभी कभी याद भी रहती हैं बट आप क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ नहीं आता कि अब कैसे करेंगे। तो हमने सारे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। इफ़ कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो भी यू कैन आस्क। तो कुछ अलग शुरुआत करी है हमने। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ हाफ इनकम्प्लीट वीडियो देखने से बेटर है कि आप पूरी वीडियो अच्छे से देखें, क्वेश्चंस को समझें, और इफ़ अगर कोई डाउट होता है तो हमसे पूछें। तो इस बार के सेशन में मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसे कि इस सेशन में मैंने अकाउंट्स के क्वेश्चन लिए हैं। बाकी आने वाले सेशंस में जो कॉमर्स के होंगे उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे, बिजनेस के क्वेश्चंस होंगे, और बाकी कलेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें सारे ही आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो एक साथ अलग अलग चीज़ें देखने के लिए। और बाकी आपको सेशंस अच्छा लगेगा। सारे क्वेश्चंस जो है अलग फॉर्मेट में हमने तैयार किए हैं आपकी बार। और बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी ही होंगी, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए नहीं है, तो आप अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने एंट्रेंस की भी तैयारी करते रहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है आपके एंट्रेंस में। तो दोनों ही तैयारी साथ साथ चलती रहे, बट आप अपने बोर्ड्स की तैयारी भी ज़रूर अच्छे से करिएगा। और इतने अच्छे से करिए कि आपको एंट्रेंस के क्वेश्चन जो हैं देखते साथ ही सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पता हों, आपको उनका आंसर समझ में आ जाए देखते साथ ही क्वेश्चंस। तो हम आपका आज का स्टार्ट करते हैं सेशंस, और सारी वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। माइनर मतलब जो 18 साल की उम्र से कम हो, क्या वो पार्टनरशिप में शामिल हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्रू, फॉल्स, कांट से, या पार्शियली ट्रू, यानी कुछ हद तक सही। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। तो जो माइनर होता है, क्या वो शामिल हो सकता है पार्टनरशिप में? ये सच है, फॉल्स है, या फिर कुछ नहीं कह सकते, या फिर पार्शली ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा, कान से होगा, या पार्शली ट्रू होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, पार्शली ट्रू। इसका मतलब है कि ये कुछ हद तक सही है। अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट होता है तो माइनर को पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है। मतलब सारे पार्टनर्स एग्री हों कि हाँ भाई माइनर को हम कर रहे हैं, हमारी खुद की मर्ज़ी है, तो हम उसे शामिल कर सकते हैं पार्टनरशिप में। अगर सारे पार्टनर्स का कंसर्न हो तो ही। इफ़ अगर उनका कंसर्न नहीं है तो वो नहीं हो सकता। तो ये कुछ हद तक स्टेटमेंट सही है आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पार्शली ट्रू इज़ द राइट आंसर। ऐसे टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि अब एंट्रेंस के जो एग्ज़ाम होते थे, मतलब जैसे हमारे टाइम पे होते थे, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस आपके नॉर्मली पूछे जाते थे। बट अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, असर्शन, रीज़न, ऐसे करके क्वेश्चंस में उन्होंने अपडेट कर दिया है। तो बेटर है कि आप अपनी तरह से पूरी तैयारी करके जाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो यू कैन ईज़िली आस्क। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने के लिए। बाकी आप अपनी तरफ से मतलब इतना आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो कोई भी। तो इतना आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन पार्टनरशिप इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। तो ये भी स्टेटमेंट वाला है, इसमें ट्रू, फॉल्स, कांट से, या पार्शली ट्रू।
तो जो एक एक्ट है एक पार्टनर का, क्या वो पूरे जो जितने भी पार्टनर्स हैं ना पार्टनरशिप में सबको बाइंड करेगा? तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या हाफ मतलब ट्रुथ है, मतलब हाफ पार्शली ट्रुथ है, या फिर कुछ भी नहीं है, कांट से एनीथिंग? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक पार्टनर का जो कार्य है किसी भी पार्टनरशिप में वो सबको बाइंड करता है, सबके वो मतलब बाध्य करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आप सभी को आता होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देख कर ही आप बता सकते हो कि बहुत ही लोगों को होगा अरे ये तो मुझे आता ही है आंसर इसका। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुडविल? तो इसमें से नेचर ऑफ गुडविल क्या है? ए इंटेंजिबल एसेट है, बी फिक्टिशियस एसेट है, सी बोथ ए एंड बी है, दोनों ही है, या डी नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर तो सभी को आता होगा, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल एसेट। और आप ये डिफरेंस ज़रूर याद करके जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं और कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स में, बिकॉज ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें आंसर नहीं पता होते हैं। तो आप सारे डिफरेंसेस जितने भी आपने पढ़े होंगे अभी तक 11th में 12th में, जितने भी आपको पता होंगे उसमें आप अच्छे से उसको याद करके ज़रूर जाइएगा, बिकॉज़ कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा कर भी पूछ लिया जाता है, कोई स्टेटमेंट देख के पूछ लिया जाता है कि हाँ ये क्या होता है। तो इससे बेटर है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मैंने असर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन लिया है, जिसमें आपका असर्शन होगा, आप कोई भी फैक्ट या स्टेटमेंट बता रहे हो और उसका क्या रीज़न, उसका उसका जो आपस में दोनों चीज़ें असर्शन और रीज़न है, क्या वो आपस में कोरिलेट कर रही हैं? जैसे कि हम लोग बचपन में स्टेटमेंट हिंदी में करते थे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि राम जो है वो मोटा है, तो क्योंकि वो बहुत सारा खाना खाता है इसलिए वो मोटा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट कर रही हैं, क्योंकि वो मोटा है, वो बहुत सारा खाना खाता है इसलिए वो मोटा है, बट राम खाना खाता है इसलिए वो मोटा है। तो दोनों चीज़ें जो है आपस में सही दर्शा रही हैं। तो रीज़न इज़ और क्योंकि इज़ द रीज़न, तो इस वजह से वो ऐसा है। तो ये आपस में दोनों चीज़ें रिलेट कर रही हैं। तो वैसे ही आपके असर्शन और रीज़न होते हैं। तो अगर असर्शन आपने कोई स्टेटमेंट दिया, उसका रीज़न उस असर्शन को मतलब रिलेट कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, अगर जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो दोनों सही है, और स्टेटमेंट सही भी होने चाहिए, ये नहीं कि आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया और वो रिलेट भी नहीं कर रहा, वो सच भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। तो जैसे मैं आपको ऑप्शन से बताती हूँ, जैसे ए दे रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब जो रीज़न है वो स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो दोनों ही सही हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन दे रखा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब दोनों ही ट्रू है बट जो रीज़न है वो सही नहीं बता रहा है, स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली उससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका सी ऑप्शन है, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। तो कभी कभी जो आपका असर्शन है, रीज़न है, ये दोनों कभी कभी गलत भी दिए रहते हैं। जैसे सपोज़ राम जो है वो पानी नहीं पीता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, राम तो पानी पिएगा ही, पानी नहीं पिएगा तो ज़िंदा कैसे रहेगा। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो कोई भी चीज़ जैसे वो चीज़ है ही नहीं वो आ जाती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चंस में बहुत ही केयरफुल होकर आपको स्टेटमेंट ट्रीट करना है। उससे अगर रीज़न उसका रिलेट कर रहा है तो आप टिक करेंगे ए को, और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे तभी आप करेंगे ए को। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि असर्शन नहीं रिलेट कर रहा है रीज़न से, तो उस हिसाब से आप जो आंसर्स हैं वो टिक करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और देख लेते हैं कि असर्शन क्या दे रखा है, द फैक्टर विच इफ़ेक्ट प्रॉफिट ऑल्सो इफ़ेक्ट गुडविल, ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है। तो उसका रीज़न क्या है, प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुडविल, प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुडविल। तो स्टेटमेंट दिया था कि जो फैक्टर्स है विच इफेक्ट प्रॉफिट ऑल्सो इफेक्ट गुडविल,
क्या ये सही है कि प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुडविल? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। प्रॉफिट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है गुडविल को। अगर आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा, मतलब प्रॉफिट घटेगा, तो आपकी गुडविल भी एक तरह से डाउन होती जाएगी। बहुत सी कंपनीज़ में आपने देखा होगा, उनका प्रॉफिट घटा तो उनकी गुडविल पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे क्वेश्चंस करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है, क्योंकि तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, बिकॉज जो एग्ज़ाम होता है उसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी आप करके जाइएगा। जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं या कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर याद करिएगा, बिकॉज कभी कभी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, उसे आप डायरेक्टली पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। थोड़ा अगर घुमा कर भी देते हैं तो आपको एटलीस्ट फार्मूलेज याद होंगे, तो उससे आप फिर भी एक अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें पूछा है फाइंड गुडविल। तो इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस दे रखी है 2 लाख, नेट असेट दे रखा है 1 लाख, और लाइबिलिटीज़ दे रखी है 50,000, और आपका पार्टनर्स कैपिटल है 80,000। तो इसमें कैसे निकालेंगे आप गुडविल? निकालने के लिए जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस दे रखी है 2 लाख, उसमें से जितना नेट असेट है उसको माइनस कर देंगे तो आपका जो गुडविल है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लाख निकाला है। थोड़ा सा पिच पिच हो गया, देख लीजिएगा आप। तो 1 लाख इसका माइनस होकर निकलेगा। जो कैपिटलाइज वैल्यू है 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। तो गुडविल निकल जाएगा आपका। तो ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस में आगे कॉन्सेप्ट मतलब उसमें लाऊंगी, जो आपका आगे सेशंस होंगे उसमें लाऊंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी टू अ पार्टनर इज़ डैश विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। तो इसमें आपका क्या होगा आंसर? ए चार्ज, बी एप्रोप्रिएशन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इज़ द राइट आंसर। सैलरी टू अ पार्टनर इज़ एप्रोप्रिएशन विद दैट अकाउंट जो होता है उसमें ऑफ प्रॉफिट। तो ये बी आपका एप्रोप्रिएशन इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डैश टू डैश अकाउंट। क्या होगा इसमें? ए क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है, या क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किया जाता है, सी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर डी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट है ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सी इज़ द राइट आंसर। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरे ये हैंग भी करने लगता है मेरा फ़ोन बीच बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टनर इज़ डैश टू द फर्म। क्या होता है? ए प्रिंसिपल होता है, बी एजेंट, सी बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, या डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से क्या होगा? प्रिंसिपल भी होगा, एजेंट होगा, या दोनों ही होगा? प्रिंसिपल नहीं। तो इसमें से बताना है आपको। तो पार्टनर होगा वो दोनों ही होगा। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पार्टनर कैन बी बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट टू द फर्म। तो पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों ही है फर्म के लिए। तो सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ दीज इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इनमें से क्या चीज़ जो है वो चार्ज करी जाती है अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी उसके विरुद्ध।
तो इसमें दे रखा है ए रेंट टू अ पार्टनर, सैलरी टू अ पार्टनर, या कोई भी नहीं, या टी बोथ ए एंड बी चार्ज की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेंट टू अ पार्टनर। ये क्या की जाती है, चार्ज करी जाती है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ए रेंट टू अ पार्टनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद बोला है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, इसमें से क्या नहीं है एक पार्टनर की ड्यूटी। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके ए यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पज़, बी डिवोट टाइम, सॉरी ये टाइम है, ये टाइम लिख गया है, दिस इज टाइम, अरे हाँ नाउ करेक्ट, डिवोट टाइम टू बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, सी टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी, या डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शंस देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है, कि क्या नहीं है ड्यूटी पार्टनर की। तो टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी ये चीज़ नहीं है पार्टनर की ड्यूटी, बाकी और सारी चीज़ें सही हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी, ये जो ड्यूटी होती है वो पार्टनर की नहीं होती है। आउटसाइड अथॉरिटी की तरह आप एक्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म। सो ये चीज़ गलत है, बाकी दोनों सही आंसर है आपके। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम देयर आर डैश अकाउंट्स। तो ए 1 अकाउंट, बी 2, सी आइदर ए और बी, या डी नन ऑफ दीज। तो अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स मेनली। तो टू अकाउंट्स इज़ द राइट आंसर। तो 2 अकाउंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है करेंट। तो अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स नेमली करेंट एंड कैपिटल। तो दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका, रवि एंड सोनम केम टुगेदर टू प्रोवाइड फ्री फूड टू पुअर कोविड पेशेंट्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, दे कैन कॉल दिस इज़ अ पार्टनरशिप। तो जो रवि एंड सोनम है वो जो कोविड पेशेंट्स हैं उन्हें फ्री फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? तो ये एक पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी बिकॉज़ ये किसी भी तरह का बिज़नेस नहीं हुआ, ये आपका एक हेल्पिंग नेचर है, इसे सोशल एक्टिविटी आप कह सकते हो। तो जो ये स्टेटमेंट है गलत है। तो बी फॉल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक हेल्पिंग नेचर हो गया बिकॉज़ ये किसी भी तरह का बिज़नेस नहीं हुआ, इसमें आप अपने खुद के मतलब सोच रहे हो, अपनी तरफ से सोच रहे हो कि हाँ लोगों की हेल्प करें, इतने इस पैंडेमिक में आप लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड करें। इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो किसी भी पार्टनरशिप बिज़नेस के अंडर नहीं आती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आपको भी पता होगा कि ये चीज़ पार्टनरशिप नहीं है। तो बेसिकली ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट हाँ दिस इज़ गुड, आपको ऐसा करना चाहिए अगर आपको कोई भी दिखे जो कि मतलब थोड़ा सा पुअर हो या फिर उसके पास फूड नहीं हो, तो प्लीज़ ऐसा कंट्रीब्यूट करिए बिकॉज़ अगर आप ऐसा एक हेल्पिंग नेचर रखेंगे अपना, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे इम्पैक्ट ज़रूर करेंगी। लाइक एक ह्यूमैनिटी एक रखिए आपस में। अगर आपको कोई भी दिखता है पुअर है या फिर वो नहीं अफोर्ड कर सकता फूडिंग या क्लोथिंग, तो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करिए। दिस इज़ वेरी गुड एंड आपको खुद करके अच्छा भी लगेगा, अच्छा फील होगा आपको। तो आप ज़रूर करिएगा। और मतलब अगर आपके पास हो तो ही, जैसे आपके पास हो या थोड़ा बहुत आप आपस में कंट्रीब्यूट करके, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अगर आप किसी को भी थोड़ा बहुत भी अगर फूडिंग दे दे रहे हैं या फिर सामान दे दे रहे हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें दे दे रहे हैं, अगर उसके पास नहीं है तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खुद भी। तो आप लोग ज़रूर करिएगा हेल्प और मुझे भी बताइएगा आपने कितने लोगों की हेल्प करी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका असर्शन और रीज़न में ही है। तो यहाँ पे असर्शन दे रखा है सैलरी पेड टू अ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दे रखा है आपका सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज़
डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद इसका रीज़न दे रखा है सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या जो असर्शन है उसका सही रीज़न है ये? तो इसमें आपका जो असर्शन है वो फॉल्स होगा और रीज़न आपका करेक्ट होगा। जो असर्शन है वो गलत है और जो रीज़न है वो सही है। सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बट जो असर्शन होगा सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा, उसकी जगह पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपका असर्शन इधर पे रॉन्ग हो गया, बिकॉज देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो असर्शन या स्टेटमेंट रहता है वो भी करेक्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप जो है आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आर्टिकल्स ऑफ अ पार्टनरशिप आर ऑल्सो नोन एज ए पार्टनरशिप प्रॉस्पेक्टस, बी पार्टनरशिप डीड, सी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या डी नन ऑफ दी। तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप आर ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो अच्छे से समझ आए होंगे और आपका जितना भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने जितनी चीज़ें पढ़ रखी होंगी वो ज़्यादातर उसी चीज़ों में से ही मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। बट हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज कर दिया बिकॉज जो अभी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उनके फॉर्मेट्स भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते होंगे और बाकी मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, अपने बोर्ड्स की भी तैयारी करते रहिए। अगर आप अच्छे से उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपने, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के पढ़ने के लिए, मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो हम लोग हैं ही आपके लिए। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप इजीली बस कमेंट में जाइएगा, फटाफट लिखिएगा और पोस्ट कर दीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बाकी आप हमें इंस्टा पे या टेलीग्राम दोनों पर ही मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और डू लाइक एंड शेयर और सबके साथ भी शेयर करिए। और भी कुछ अगर चीज़ें लगती हैं आपको कि आप सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ डू सजेस्ट। बाय, टेक केयर।